नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका के एनएसए भारत आए हुए हैं और भारत में आकर वो बड़े स्टाइल में बैठकर मोदी जी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अगर आप बैठे हुए उनको देख लें तो आपको लगेगा कि अब भारत की सरकार की इतनी ही इज्जत रह गई है। भारत के प्रधानमंत्री के सामने इस स्टाइल में ये आदमी बैठा हुआ है। अरे भाई, जो भी हो, प्रोटोकॉल में वो प्रधानमंत्री हैं और आप एक एनएसए हो। दुर्भाग्य ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने यही तस्वीर अपने ट्विटर पे ट्वीट की है। वहीं से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। एस जयशंकर के साथ वो हंस खेल रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ में एरोगेंट हो रहे हैं। लेकिन ये अकड़ अमेरिका में कहाँ से आती है, इसको समझने के लिए आपको ये खबर को समझना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका का एनएसए भारत क्यों आ रहा है और कब आ रहा है। 7 तारीख को अमेरिका का एनएसए भारत की ज़मीन पर उतरता है और 7 ही तारीख को एक आदमी को पुलिस, न्यूयॉर्क पुलिस गिरफ्तार करके चेक रिपब्लिक से न्यूयॉर्क अमेरिका ले जा रही है। इस आदमी को अमेरिका में ले जाकर वहाँ उससे पूछताछ हो रही है और उसके खिलाफ एक चार्जशीट अमेरिका की कोर्ट में दाखिल की जाती है। और इस चार्जशीट में ये कहा गया है कि इसने सुपारी किलिंग के लिए एक अमेरिकी नागरिक के किसी आदमी को सुपारी दी थी। जिस आदमी को पकड़कर ले जाया गया है वो निखिल गुप्ता है। अगर आपको याद होगा तो साल भर पहले जून के महीने में ही मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। निखिल गुप्ता के बारे में कहा जा रहा था कि वो भारत का अधिकारी है। बाद में निखिल गुप्ता ने कहा कि वो एक सामान्य सा व्यापारी है और भारत सरकार ने भी कहा कि वो सामान्य सा व्यापारी है, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निखिल गुप्ता को लेकर अदालत में जो बातें रखी गई हैं वो अलग हैं। लेकिन भारत के निखिल गुप्ता को किस तरह से वहाँ ट्रीट किया गया। निखिल गुप्ता वेजिटेरियन है और करीब 15 दिन तक चेक जो जेल है वहाँ पर निखिल गुप्ता को सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाना ही दिया जा रहा था, यानी वो खा ना सके। और ये सब टॉर्चर के बीच में लगातार अमेरिका की सरकार इस बात को लेकर सजग थी, क्योंकि चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता को गिरफ्तार ही किया गया था अमेरिका के इशारे पर, क्योंकि अमेरिका से एक संदेश गया था। जो चार्जशीट दाखिल हुई है उस चार्जशीट में कुछ बातें लिखी हैं जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। प्रोसिक्यूटर्स जो हैं, जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद 18 जून को हत्या हुई थी। एक भारतीय सरकारी एजेंट ने गुप्ता को एक वीडियो क्लिप भेजी जिसके अंदर निज्जर की खून से सनी हुई बॉडी थी और वो अपने गाड़ी में पड़ा हुआ था। कुछ घंटे बाद ये जो कहा जा रहा है कि इंडिक्टमेंट है, जो उसके हिसाब से एक भारत सरकार के एजेंट ने दोबारा से गुप्ता को पता भेजा, कि स्ट्रीट एड्रेस भेजा पन्नू का, गुरपरवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तान के लोगों की वकालत करते हैं, वकील भी हैं, अमेरिका में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं। और ये जो संदेश आया था भारतीय एजेंट की तरफ से, उसमें कहा गया था, ये 2 दिन बाद ये मैसेज आया, उसमें कहा गया कि पन्नू की हत्या अब प्रायोरिटी है। ये बात वहाँ पर कही गई। सितंबर में, इसके 3 महीने बाद, आपको पता ही है कि किस तरह से जस्टिन ट्रूडो वगैरह ने इसको लेकर आरोप लगाए थे। इस घटनाक्रम के बाद कथित तौर पे, कथित इसलिए क्योंकि अमेरिका आरोप लगा रहा है, गुप्ता जो है, निखिल गुप्ता, इस आदमी ने कुछ लोगों से हत्या करने के लिए बात की कि भाई मेरे को एक पन्नू की हत्या करानी है और उसके लिए मुझे कोई सुपारी किलर दिलाओ। जिस आदमी से इन्होंने बात की थी उसने डबल क्रॉस किया और उसने अमेरिका का कोई जासूस था, उस जासूस को निखिल गुप्ता से मिलवाया। निखिल गुप्ता ने उसको पैसे दिए और एक एयरपोर्ट के वीडियो में निखिल गुप्ता इस सब में दिखाई दे रहा है। तो जिस आदमी को निखिल गुप्ता ने सुपारी किलर के तौर पे हायर किया था, दरअसल उस आदमी को निखिल गुप्ता और भारत सरकार को फंसाने के लिए लाया गया था। जो बीच का एजेंट था वो भी अमेरिका का आदमी था और इस बार
वो सुपारी किलर के नाम पे एक सरकार के जासूस को, जैसे भारत का कोई आदमी आईबी का आदमी हो, रॉ का आदमी हो, जो ऑफिशियली उनका एजेंट था सीआईए का, उस एजेंट से गुप्ता को मिलवा दिया गया। अब आप सोचिए कि अमेरिका की एजेंसी के एजेंट को अमेरिका के नागरिक को मारने के लिए गुप्ता साहब जो है वो सुपारी दे रहे थे और आधा पेमेंट भी हो गया। इसके बाद में गुप्ता साहब के खिलाफ मुकदमा हो गया। गुप्ता साहब को इसकी भनक लगी तो वो भागे, वहां से भागे तो चेक रिपब्लिक पहुंचे और चेक रिपब्लिक की पुलिस को तब तक अमेरिका खबर कर चुका था और वहां पहुंचते ही उनको चेक जो रिपब्लिक की पुलिस है उसने गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा एक घटनाक्रम हुआ था। लेकिन अब इस मामले में क्या है? अब इस मामले में दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो चेक रिपब्लिक से न्यूयॉर्क पुलिस उनको लेकर अपनी धरती पर लाई और वहां पर मुकदमा चलाना शुरू किया। वहां पर गुप्ता ने अपनी सफाई में जो कहा वो ये है कि हम जो है वो एक व्यापारी आदमी है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमने कुछ किया नहीं, हमारा कोई इसमें दोष नहीं है वगैरह वगैरह। और दूसरी साथ में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उसको टॉर्चर किया गया वगैरह वगैरह। लेकिन जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जो इन्वेस्टिगेशन की है, उस चार्जशीट में सबसे खतरनाक चीज़ है और वो खतरनाक चीज़ चार्जशीट में आना और यहाँ पर अमेरिका के एनएसए का आना, ये दोनों चीज़ें ज़बरदस्त ऐसा संयोग है जिसको लोग संयोग से कुछ ज़्यादा समझ रहे हैं। चार्जशीट में जो पहला आरोपी बनाया गया है, निखिल गुप्ता से भी पहला आरोपी, वो है CC1। इसको आप कमांड सेंटर 1 कह लें या कमांडिंग अफसर कह लें या कुछ और कह लें। और CC1 के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है कि भारत में वो एक सेंट्रल जो पुलिस है, रिजर्व पुलिस है, उसमें काम करता है। CRPF नहीं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस जो हैं उनमें काम करता रहा है। और उस आदमी का जो बैकग्राउंड है और वो कोई कमांड वाला आदमी है। अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये आ रहा है कि क्या NSA डोभाल की तरफ इशारा है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आईबी चीफ की बात हो रही है, क्या रॉ चीफ की बात हो रही है, या किसी और अधिकारी की बात हो रही है, क्योंकि वो सरकारी आदमी है, जो एजेंट है, जो यहाँ से कमांड दे रहा था। मैंने आपको बताया ना कि एक उन्होंने लिखा है कि उनको बाकायदा पहले तस्वीर भेजी गई गुप्ता को, उसके बाद कहा गया कि अब पन्नू को मरवाना है। ये आपने देखा कि प्रायोरिटी है पन्नू की हत्या। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि ये पहले, इसका मतलब कुछ और भी पीछे होंगी। खैर, CC1 का नाम क्या है, कौन है CC1? अमेरिका ये तो नहीं बता रहा है कि CC1 कौन है, बल्कि भारत सरकार पर दबाव बना रहा है CC1 को लेकर। और ये इतनी अहम सूचना है जिसको लेकर अमेरिका का एक बाकायदा NSA भारत आ रहा है। हालांकि लोग कह रहे हैं आधिकारिक रूप से जो भारत सरकार की तरफ से मोदी जी का ट्वीट जो आया है, मोदी जी के ट्वीट में तो कहानी कुछ और बताई गई है। मोदी जी के ट्वीट में कि इंडिया US कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड, यानी ऐसी रणनीतिक साझेदारी हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जो दुनिया की भलाई के लिए है। ये मोदी जी के ट्वीट में है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, डिप्लोमेसी में जितने भी स्टेटमेंट आते हैं, जितने भी बयान आते हैं, उन सब का निचोड़ एक ही होता है। अंदर जाके एक आदमी दूसरे आदमी को जूते मार रहा होगा, पकड़ पकड़ के कूट रहा होगा। बाहर आते हैं तो डिप्लोमेसी में एक शब्द याद रखिए, विन विन सिचुएशन। दोनों लोग जो बयान देते हैं वो विन विन सिचुएशन वाला होता है। दोनों लोगों के, देश के लोग उस बयान से संतुष्ट हो जाए, ऐसा बयान दिया जाता है। निचोड़ की बात यह कि जनता के सामने कुछ भी एक्टिंग कर दो और अंदर कुछ भी डील कर लो और जनता को मत बताओ। इस तरह से डिप्लोमेटिक जो टॉक्स होती है उनके नतीजे निकलते हैं, जब तक बहुत तनाव वाली स्थिति ना हो। आमतौर पे अभी ट्रूडो की मुलाकात हुई थी G7 में, उन्होंने ये क्या कहा, उन्होंने कहा कि दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है और भारत के साथ में दोबारा बातचीत शुरू होने के आसार बन गए। अब इसको लोगों में झुक गया, ट्रूडो ये हो गया, जो हमारे हिंदी के अखबारों के हेडलाइन तो आप टीवी के देखते होंगे। खैर, तो ये बयान मोदी जी का आया उस फोटो के साथ में। अभी रुकिए, ये तनाव चल रहा है, हमारा आदमी वहां फंसा हुआ है, उस आदमी से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अमेरिका कह रहा है ठहरो, ये आदमी आपका ही है
और इस आदमी को, जो हैंडल करने वाला आदमी, हमारे हवाले कर दो। वो हैंडल करने वाला आदमी CC1 है। ये CC1 कौन है, ये अमेरिका बता के राजी नहीं है। अगर बताया होगा तो चुपचाप से भारत सरकार को बताया होगा। अब भारत सरकार की दुविधा ये है कि वो कौन से CC1 को उसके हवाले कर दे। एक तनाव है, एक प्रेशर है, और भारत की सरकार उस प्रेशर में, और उस प्रेशर के बीच में भारत में एक और टेंशन आ जाती है। नैन्सी पेलोसी अमेरिका की स्पीकर है हाउस की, आप जानते हैं, और चीन को लेकर उनका रवैया भी आपको मालूम है। थियानमेन चौक पर जाकर, थियानमेन चौक में गोलीबारी के बाद वहां के छात्रों के समर्थन में चुपचाप से छिपा के ले गई, तो एक बैनर उन्होंने लहरा दिया था। ये वही हैं जो पिछले दिनों ताइवान की यात्रा पर आई थी। चीन ने बड़ी गहरी धमकी दी थी कि हम विमान गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और नैन्सी पेलोसी उसके बावजूद आई थी। चीन ने कड़वा घूंट पी लिया था। अब वो नैन्सी पेलोसी भारत आई है, और भारत में आकर वो गई है धर्मशाला, और धर्मशाला में वो मिल रही है दलाई लामा से। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा है वो आदमी जो हमारे लिए तिब्बत की धर्मगुरु हैं, लेकिन चीन के लिए वो एक सेपरेटिस्ट हैं, जैसे कि सिख फॉर जस्टिस वाले पन्नू हैं या निज्जर हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि दलाई लामा चीन की अखंडता को खतरा पहुंचा रहा है। चीन अपनी अखंडता को खतरा इसलिए बताते हैं क्योंकि अमेरिका चीन को इस मामले पर पहले समर्थन दे चुका है। अब चीन का जो स्पोक्स पर्सन है चाइनीज एम्बेसी का भारत में, उसने एक बयान जारी किया है, और उस बयान में वो साफ साफ कह रहा है कि भारत सरकार और खास तौर पर अमेरिका को अपने वचन को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो इस हिस्से को कहता है जीजेंग, और जीजेंग जो है वो उसके लिए एक, जो तिब्बत है उसका नाम उसने जीजेंग रखा हुआ है, और कह रहा है कि गलत सिग्नल मत दीजिए, और अमेरिका ने जो पहले चीन के साथ में वादा किया है इस मसले पर, उसको निभाइए। नैन्सी पेलोसी अगर भारत आ रही हैं, दलाई लामा के पास जा रही हैं और वहां से चीन के खिलाफ सिग्नल दे रही है, तो प्रेशर है। भारत की दिक्कत क्या है? भारत की दिक्कत यह है कि उसको अमेरिका बहुत बड़ा वाला गुंडा है, लठैत है, जो भी है। भारत उससे बहुत प्यार वाले रिश्ते रखना नहीं चाहता है, लेकिन रिश्ते रखने की मजबूरी है। भारत यह माहौल बनाता रहा, चीनी माल का बहिष्कार वगैरह वगैरह, लेकिन भारत के नतीजा ये हुआ कि भारत सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया। पहले अमेरिका सबसे बड़ा होता था, अब सबसे ज्यादा व्यापार भारत चीन के साथ कर रहा है। तो ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगती है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अभी हाल में एक पीस समिट भी हुआ है G7 के बाद में। तो वहां पर क्या हुआ, पीस समिट हो रहा था। पीस समिट में भारत शामिल होने नहीं गया, और इसलिए नहीं गया क्योंकि वो यूक्रेन के मसले पर हो रहा था, और यूक्रेन के मामले पर अगर रूस ना हो तो कैसी शांति। इस तरह से एक तरह से भारत ने रूस का समर्थन कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो इकट्ठी होती जा रही हैं, और एक नया तनाव हमारे ऊपर खड़ा हो गया है। अब वो CC1 के नाम के पीछे अमेरिका किसका नाम निकाल देगा, किस पे आरोप लगा देगा, ये एक बड़ी समस्या है। अच्छा, मामला सिर्फ आरोपों तक होता तो हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। भारत के लोग जिस तरह का नेशनलिस्ट पूरा एटमॉस्फेयर है, ऐसे में पन्नू को मारना, खालिस्तान के लिए काम करने वाले, भारत की अखंडता को उसको मारना यहाँ गौरव की बात मानी जाएगी। जिस दिन ये होगा कि उस दिन तो हमारे यहाँ पे ट्रोलैंड कंपनी जो है वो तालियां बजाना शुरू कर देगी निश्चित तौर पे। तो अमेरिका जो है वो इस तरह से दबाव नहीं बनाएगा। जाहिर बात है अमेरिका भी ये बात जानता है कि इससे तो मोदी जी हीरो बन जाएंगे, तो मोदी जी से दबाव में तो आएंगे नहीं। तो अमेरिका के पास दूसरे हथियार हैं, सैंक्शंस हैं, दूसरी चीज़ें, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन बात यह है कि कनाडा और अमेरिका, एक ईमानदारी की बात है कि ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो चल रहा है, जिसके कारण हमारे तनाव, पंजाब में अनरेस्ट है, और पंजाब में जो रहने वाले लोग हैं पंजाब के, उनके ऊपर भी लोग बिला वजह उनकी संदिग्ध तरीके से देखने लगते हैं उनको, और उनकी इस देश के प्रति इंटेग्रिटी, सबसे ज़्यादा सीमा पे जान देने जाने वाले लोगों में पंजाब के लोग माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा फौज में सिख रहते हैं, लड़ते हैं, उसके बावजूद खालिस्तान का मसला आने के कारण लोग उनके बारे में गलत तरीके से व्याख्या शुरू कर देते हैं। तो वो तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसका नुकसान हमारे पंजाब के लोग उठाते हैं। हमारे पंजाब की धरती पर रहने वाले वो लोग जो इस देश को खाना देते हैं, जाहिर बात है वहाँ के किसान, वहाँ के जवान लड़ते हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं। तो एक तो ये खालिस्तानी आंदोलन, दूसरा उस खालिस्तानी आंदोलन को अपने यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कैसे कोई पनपा सकता है। कोई भी अगर किसी देश को दूसरे देश को बांटने की बात कर रहा है, तो उस देश को हम उस पूरे बयानात को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर कब तक आज़ादी देंगे, ये सवाल उठेगा। और ये सवाल उठेगा
तो फिर ये भी सवाल उठेगा कि धर्मशाला में जो तिब्बत के लिए बैठे हैं और तिब्बती जो सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं भारत में, तो भारत सरकार उनको क्यों स्वतंत्रता देती है? अब आप सोचिए। तो कुल मिला के ये भयंकर उलझा हुआ मामला हो गया है। और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि क्या अमेरिका चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, बॉर्डर पे टेंशन होने के बावजूद टेंशन टालने के कारण भारत से खुन्नस में है? क्या अमेरिका उस मसले पर भारत को अपने दबाव में लेना चाहता है? क्योंकि भारत अमेरिका की अकेली आस है जिसके ज़रिए वो इस क्षेत्र में चीन से भिड़ सकता है। ताइवान के अंदर उतनी ताकत नहीं है। तो अब ये पूरा जो गेम है, इसके बीच में ये नई खबर बहुत सोचने वाली है। और इस खबर के बीच में ये जो बयान आया है, और ख़ास तौर पर वहाँ का NSA आना, उस NSA का यहाँ से आके जाना, और वहाँ जाकर मोदी जी का बयान कुछ और वो जाके वहाँ कह रहा है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी की चुनौतियाँ उससे निपटने के लिए काम कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप को सोचने को मजबूर करती हैं। और ये पूरा जो घटनाक्रम सरकार वाला चल रहा है, उसके बीच में ये खबर आना और भी बड़ी बात है। नमस्कार, जय हिंद।